नमस्कार दोस्तों। ये तब की बात है जब एक दिन मेरा दोस्त अनिल अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आया। अनिल और मैं साथ साथ काम करते हैं। अनिल की पत्नी मधु टीचर है। उस दिन अनिल ने बताया कि उसका प्रिंटर और यूपीएस खराब हो गया है और मधु को स्कूल के कुछ पेपर सेट करके स्कूल में जमा करने हैं, इसलिए वो मेरी मदद चाहता था। मेरे पास प्रिंटर और पीसी दोनों हैं। वह जब शाम को करीब 8 बजे आया तो मैं थोड़ा घबरा गया था कि अचानक दोनों कैसे आ गए। अनिल को थोड़ा ड्रिंक लेने की आदत है और उस दिन वह थोड़ा ड्रिंक किए हुए था। उसे मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं टाइप कर देता हूँ, तुम बोलती रहो। तो मधु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ, ये मैंने ही बनाया है तो गलतियाँ नहीं होंगी। उसने बताया कि उसको अच्छी टाइपिंग नहीं आती तो वह टाइप नहीं कर पाएगी। मधु मेरे बगल में कुर्सी लगाकर बैठ गई। वह इतना नज़दीक थी कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। कई बार उसके बॉडी से मेरी बॉडी छू रही थी, जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। अनिल भी पीछे बैठा था और मैं अपने पर किसी तरह कंट्रोल किए हुए था, पर मधु एकदम नॉर्मल थी। उसे शायद ही मेरे बुरे इरादों का एहसास हो रहा हो। मैं थोड़ा नर्वस सा भी हो रहा था। इस चक्कर में मैं 1-2 बार टाइपिंग करना ही भूल गया। थोड़ी देर में अनिल को फिर ड्रिंक की जरूरत महसूस हुई तो वह बोला, मधु मैं 10 मिनट में आया। हम दोनों समझ गए थे कि वह कहाँ जा रहा है। दोनों ही उसकी आदत जानते थे। अनिल के जाने के बाद मधु और मैं अपना काम करते रहे। फिर जब पेपर पूरा हो गया तो मैंने एक प्रिंट आउट चेकिंग के लिए मधु को दे दिया। मधु ने कुछ कॉरेक्शन के बाद मुझे प्रिंट आउट दिया तो मैं गलती सुधार करके दोबारा फेयर प्रिंट आउट निकाल कर मधु को दे दिया। इस तरह हमारा टाइपिंग का काम पूरा हो गया तो मैंने मधु को बोला कि काम तो पूरा हो गया, पर अनिल नहीं आया। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी चाय बनाता हूँ, तब तक शायद अनिल आ जाए, फिर तीनों चाय पियेंगे। मधु बोली, नहीं, चाय में बनाऊंगी, मुझे कल भी तुमको तकलीफ देनी है। ये तो एक ही पेपर हुआ है, अभी 3 पेपर और हैं। प्रिंटर और यूपीएस शायद 2-3 दिन में ठीक होंगे और मुझे पेपर परसों तक जमा करना है। मैं कुछ कहता इससे पहले ही मधु किचन में चली गई। मैं मना नहीं कर पाया। उसे किचन में कोई परेशानी नहीं हुई और उसने चाय बनाने को भी रख दी। 5 मिनट के बाद मधु 2 कप में चाय लेकर आ गई तो मैंने कहा कि अनिल को भी आने दो। तो वह बोली, राज तुम क्या बात कर रहे हो, इस टाइम वह चाय पीने की हालत में होंगे कहाँ? उनके लिए चाय मैंने नहीं बनाई है, उनको जो चाहिए वो उसके लिए ही गए हैं। मैं तो अनिल के ड्रिंक के बारे में जानता था, पर किसी की बुराई, और वह भी उसकी बीवी से, करना बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आखिर पति परमेश्वर जो होता है। फिर अचानक वह मुझसे बोली, राज तुम भी अब शादी कर ही लो, ऐसे कब तक चलेगा? तो मैंने कहा, हाँ, अनिल को देखकर मेरा भी मन करता है और उसके मज़े देखकर कभी जलन भी होती है। मधु बोली, क्यों जलन किस बात की? अरे वह तो तुम्हारी लाइफ को अच्छा बताते हैं और कहते हैं कि वे गलत फंस गए। मैंने कहा, मैं सच कहूँ तो एक बात की जलन बड़ी होती है कि उसकी की बीवी बड़ी खूबसूरत है। मेरा ऐसा कहने पर मधु पहले तो शर्मा सा गई, फिर बोली, अच्छा जी, तो तुम मुंह में जबान भी रखते हो। मैं तो तुमको बड़ा सीधा साधा समझती थी, पर तुम भी कम नहीं हो बातें बनाने में। दूसरे की हरी हरी दिखती है, मेरी भी कुछ परेशानियां हैं। मैंने कहा, क्यों, आपका एक अच्छा परिवार है, बच्चा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगती, आप दोनों ठीक ठाक कमाते हो। मधु बोली, हाँ वह सब तो है, पर बहुत कुछ मिस करती हूँ, फिर भी ठीक ही है। अनिल अभी तक भी नहीं आया। तो मैंने कहा, पता नहीं क्या बात है। तो मधु बोली, यही तो बात है, अगर ड्रिंक कर लिया तो इन्हें किसी बात का कोई ध्यान नहीं रहता। अब घर जाकर ना ढंग से खाएंगे ना कुछ करेंगे और सो जाएंगे। कभी कभी तो रोज ही ऐसा होता है। मुझे ऐसे पीने वाले से नफरत होती है। और फिर हम दोनों कई दिनों तक एक कमरे में भी अलग अलग रहते हैं। बच्चा तो बस इस बात का सबूत है कि हम पति पत्नी हैं, पर शायद एक पति पत्नी की तरह प्यार किए हमें सालों गुजर गए। मधु एकदम इमोशनल हो गई थी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम उसे प्यार से समझाओ, वह समझेगा। वह तुमसे डरता तो है, पर शायद अपनी आदत भी नहीं छोड़ पाता, और इसका कारण भी शायद उसकी कम आमदनी है। तो मुझसे ज्यादा मांगे ना किया करो। मधु ने अपना कंधा मेरी गोद में रख दिया और बोली, राजू तुम्हारी भी तो प्रॉब्लम्स होंगी, तो क्या ड्रिंक में ही सब प्रॉब्लम का हल है? मैं उसे कमर से पकड़कर सोफे की तरफ ले गया तो वह मेरे साथ चल दी। मधु शायद चाहती थी
कि मैं उससे खूब बातें करूं और उसकी तारीफ करूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं उसको अपनी बाहों में लेकर बोला, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस मस्त रहो, अभी तो मैं तुमको निराश नहीं करूंगा, अनिल से ज्यादा मजा दूंगा। और इतना सुनकर मधु सकपका गई और कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद वह बोली, राज, आप बहुत गंदे हो, आपने ऐसी गंदी बात कैसे सोची? मैंने कहा, जो अनिल नहीं करता वह मैं करता हूं, तो तुम क्यों परेशान हो? मैं कौन हूं भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं भी तुम्हारा नजदीक का हूं, और सोचो मैं वह सब तुमको दे रहा हूं जो तुम अनिल से इस समय चाहती हो। फिर मैं ड्रिंक भी नहीं करता। मेरी इस बात का मधु पर असर हुआ। वह बोली, पर मुझे डर लग रहा है, मैं उनके साथ कोई गलत तो नहीं कर रही। मैंने कहा, सोच लो, यह तुम्हारे ऊपर है। मेरा तीर सही निशाने पर लग गया था और मैंने मधु को अपनी बाहों में ले लिया। दोस्तों, ये सब कैसे हो रहा था मुझे नहीं मालूम, मैं इतना हिम्मत वाला नहीं हूं। वैसे तो मैं तो आराम से मस्ती के साथ मजा लेने वाला हूं। मुझे दूर की तरफ इशारा सा किया और वह जल्दी से मधु ने नॉर्मल होकर दरवाजा खोल दिया तो बाहर अनिल था। अब मेरी समझ में मधु की घबराहट का मतलब समझ में आया। अनिल कुछ ज्यादा पिए लग रहा था, पर वह बोला, देर हो गई है, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। मैं एक बार अनिल की हालत देखकर उनको घर तक छोड़ना चाहता था, पर मैं जानता था कि अनिल के लिए ऐसे में ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं था। रात भर मैं इस घटना के बारे में सोचता रहा कि क्या ये ठीक हुआ और क्या ये गलत तो नहीं, और काफी देर बाद मुझे नींद आई। सुबह तक मैं पहले शाम वाली बात भूल गया। दिन में ऑफिस में मधु का फोन आया तो मैंने सोचा शायद वह अनिल से बात करना चाहती है, पर वह मुझसे ही बात करने लगी तो मैंने मधु को सॉरी बोला पहली शाम के लिए। वह बोली, राज, मैंने कल वाली बात के बारे में सोचा तो ऐसा लगता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तुम इस बारे में परेशान मत होना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अरे, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि इतने दिनों बाद मुझे सचमुच प्यार का अनुभव हुआ। मधु कह रही थी, ये एक भूख की तरह है और भूख लगने पर खाना खाना पड़ता ही है। मैं तो चाहती हूं कि ये मौका मुझे और मिले। वैसे मैंने फोन इसलिए भी किया है कि आज तुम घर पर ही रहना। मुझे आज तुमसे 3 पेपर टाइप करवाने हैं। अनिल का तो पता नहीं वह कुछ मदद करे या ना, पर तुमसे उम्मीद है। मैं अब काफी नॉर्मल हो गया था और मैंने मजाक में कहा, एक पेपर की ट्रीट तो तुमको पता ही है, तो 3 के बारे में सोच लो, तुमको मुझे 3 ट्रीट देनी होंगी। मधु बोली, राज, इसे मजाक समझो या सीरियसली लो, पर मुझे भी तुम्हारी ट्रीट से उतना ही मजा आया जितना तुमको, इसलिए ट्रीट के लिए जगह का इंतजाम होना चाहिए और मेरे को मौका मिले तो मैं तो और ज्यादा ट्रीट लेना चाहूंगी। मैंने कहा, आशा है तुम अपने शब्द याद रखोगी। शाम को मैं करीब 8 बजे खाना खा करके फ्री हुआ और मधु के आने का इंतजार करने लगा। करीब 9 बजे अनिल मधु को लेकर आ गया और उसे छोड़कर चला गया और बोला, मैं काम निपटाकर जल्दी से आता हूं, अगर देर हो जाए तो मेरा इंतजार करना, घबराना नहीं, राजू शरीफ आदमी है। मधु और मैं फिर पेपर तैयार करने में लग गए, पर आज मैं थोड़ा मस्ती के मूड में था। तब भी हमारा काम 1 घंटे में हो गया। जब काम पूरा हो गया तो मैं अब मधु के साथ मस्ती के मूड में था, पर कोई सिग्नल मधु ने नहीं दिया तो मैं उसे एम्ब्रेस नहीं करना चाहता था। मधु से मैंने पूछा, आज जब अनिल तुमको छोड़कर गए तो उसने ये क्यों बोला कि राजू शरीफ आदमी है? तब मधु बोली, कल अनिल मुझसे बोल रहे थे कि राजू बहुत ही बेवकूफ है, अगर उसे मौका मिलता तो वह जरूर मौके का फायदा उठाता। फिर मधु बोली, जब मैंने कहा कि अगर औरत ने गड़बड़ कर दे तो वह बोल रहे थे कि अगर वह किसी औरत को एक्साइट करे तो वह मना कर ही नहीं सकती है। मधु फिर बोली, इसीलिए मुझे भी उनकी बात सुनकर मर्दों की मानसिकता के बारे में पता चल गया और वह कोई गलती नहीं कर रही है और मैं भी ऐसा न करूं। अब मैंने कहा, ये बात तो ठीक है, पर आज तो मैं अब तुमको इस समय नहीं छोड़ सकता हूं जब दोनों फ्री हैं। मधु कुछ ज्यादा नहीं बोली तो मैंने कहा, पर आज मैं तुमको पूरी तरह से प्यार करना चाहता हूं क्योंकि आज हमारे पास टाइम काफी है। फिर मैं मधु से उसकी इच्छा जानने की कोशिश करने लगा। मधु बोली, हाँ राज, आज मैं चाहती हूं कि मुझे अपने पहले के दिन याद आ जाए। उसी समय अनिल का फोन आया
तो मैं समझा कि आज तो काम का सत्यानाश हो गया। पर अनिल ने पूछा, कितना काम बाकी है? तो मैंने कहा, आधे से थोड़ा कम। तो अनिल बोला, आराम से काम कर लो, मुझे अभी 1 घंटा और लगेगा, मैं 11 बजे तक आऊँगा। मधु ने कहा, ठीक है, पर जल्दी की कोशिश करना, ज़्यादा लेट से सभी परेशान होंगे। अब तो हम और भी रिलैक्स हो गए। मैंने मधु की कॉपी पर अपना पेन को चलाया जब तक उसकी शाही समाप्त नहीं हो गई। फिर मैं बोला, हाँ मधु, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर अब बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। मैं बोला, चलो चाय पीते हैं। तभी अनिल का भी फोन आया कि वह 5 मिनट में पहुंच रहा है। फिर 5 मिनट में चाय भी तैयार हो गई और फिर तीनों ने चाय पी। आज अनिल ने ड्रिंक भी नहीं किया था, शायद उसे मौका नहीं मिला। पर मैं रानी को देखकर उसके बारे में सोचने लगा और शायद अनिल के इरादे ही आज कुछ वैसे ही थे। उसके बाद तो मधु को जब जरूरत, मैं अपने पेन से उसका पेपर ले लेता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधिका है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी अंकित से हो गई, जो मैं सामाजिक कार्य में बहुत रुचि लेती हूँ। सभी लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। मेरे पति भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं, मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। पर कमबख्त, ये नितिन, क्या करूं इसका? मेरा दिल हिलाकर रख देता है। जी हाँ, ये नितिन मेरे पति का छोटा भाई है, यानी मेरा देवर। जालिम बहुत बहुत कंटीला है, उसे देखकर मेरा मन डोल जाता है। मेरे पति लगभग 8 बजे ड्यूटी पर चले जाते हैं और फिर 6 बजे शाम तक लौटते हैं। इस बीच में उसके बहुत चक्कर लगा लेती हूँ, पर कभी ऐसा कोई मौका ही नहीं आया कि नितिन पर डोरे डाल सकूं। ना जाने क्यों लगता था कि वो जानबूझकर नखरे कर रहा है। आज सवेरे मेरा दिल तो बस काबू से बाहर हो गया। नितिन बैडमिंटन खेलकर सुबह 8 बजे आ गया था और आते ही वो बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद नितिन सो गया। उसका बैडमिंटन वाला बल्ला बहुत बड़ा था, जिसे देखकर मेरा दिल मचलने लगा था। मेरे पति ने मुझे आवाज लगाई और कहा कि मुझे दिल्ली जाना है और अपनी कार स्टार्ट कर दी। नितिन को नाश्ता करा देना, मैं जा रहा हूं, दोपहर को घर आ जाऊंगा। उसके कमरे में झांक कर देखा तो वो शायद सो गया था। उसे नाश्ता के लिए कहने के लिए मैं कमरे में आ गई। वो तो दूसरी तरफ मुख करके खर्राटे भर रहा था। मैंने जैसे ही उसके पांव को हिलाया तो मेरा दिल धक से रह गया। उसका बल्ला बेड पर पड़ा हुआ था। मेरे स्पर्श करने पर वो सीधा हो गया, पर नींद में ही था वो। शर्म से मैंने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और जाने लगी। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। मन किया कि बस एक बार और उसे देख लूं। मैंने एक बार फिर उसे चुपके से देखा। मेरा मन डोल उठा। मैं मुड़ी और उसके बिस्तर के पास नीचे बैठ गई। नितिन के खर्राटे पहले जैसे ही थे और वो गहरी नींद में था, शायद बहुत थका हुआ था। मैंने साहस बटोरा और उसके बैडमिंटन के बल्ले को पकड़ लिया। फिर मन का लालच और बढ़ गया। मैंने तिरछी निगाहों से नितिन को देखा और उसके सुंदर बल्ले को हिलाने लगी। मेरा नियंत्रण अपने आप पर नहीं था। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखें बंद करके और दिल पर हाथ रखकर अपने आप को संयत करने में लगी थी। मैं बार बार दरवाजे की ओट से उसे देख रही थी। नितिन अपने कमरे में नाश्ता कर रहा था और कह रहा था, भाभी जाने कैसे कैसे सपने आते हैं, बस मजा आ जाता है। मेरी नजरें झुक सी गई। कहीं वो सोने का बहाना तो नहीं कर रहा था? पर शायद नहीं। उसकी हरकतों से मुझे भी आनंद आने लगा था। यह कमबख्त जवानी जो करा दे वो भी कम है। मुझे मालूम हो गया था कि मैं उसकी जवानी के रस का आनंद तो ले सकती हूँ। नाश्ता करके नितिन कॉलेज चला गया। मैं दिन का भोजन बनाने के बाद बिस्तर पर लेटी हुई नितिन के बारे में ही सोच रही थी। दोपहर को 2 बजे मेरे पति और नितिन दोनों आ चुके थे। फिर मेरे पति दिन की गाड़ी से 3 दिनों के लिए दिल्ली चले गए। उनके 2-3 दिन के टूर तो होते ही रहते थे। जब वो नहीं रहते थे तब नितिन शाम को खूब शराब पीता था और मस्ती करता था। आज भी शाम को ही वो शराब लेकर आ गया था और 7 बजे से ही पीने बैठ गया था। मुझे वो बार बार बुलाकर पीने के कहता था, भाभी भैया तो है नहीं, चुपके से एक पेग मार लो। मस्ती में वो मुझे कहता ही रहा। मैंने कहा, नहीं देवर जी, मैं नहीं पीती हूँ, आप शौक फरमाएं। नितिन ने कहा, अरे कौन देखता है, घर में तो अपन दोनों ही हैं, ले लो भाभी और मस्त हो जाओ।
उसकी बातें मुझे घायल करने लगी। बार बार के मनोहार से मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर देखो अपने भैया को मत बताना। नितिन ने कहा, ओये होये क्या बात है भाभी, मजा आ गया। इस बात पर तुम फिक्र मत करो, ये देवर भाभी के बीच के बात है। मैंने गिलास को मुंह से लगाया तो बहुत कड़वी सी और अजीब सी लगी। मैंने नितिन का मन रखने के लिए एक सिप किया और चुपके से नीचे गिरा दी। कुछ ही देर में नितिन तो बहकने लगा और अपने मुख से मेरे लिए गाली निकालने लगा। तो मैंने कहा, चुप रहो, प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नितिन ने कहा, आप सो जाइए, अब बहुत हो गया। वो बेशर्म सा होकर अपनी सुध बुद्ध खो बैठा था। मुझे बहुत शर्म आने लगी, पर उसकी यह मनमोहन हरकत मेरे दिल में बर्छियां चला रही थी। मुझे लगा वो टुन्न हो चुका था। मुझे लगा अच्छा मौका है देवर की जवानी देखने का। नितिन से चला नहीं जा रहा था तो मैंने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। समय देखा तो लगभग 9 बज रहे थे। मैंने भोजन किया और अपने कमरे में आकर लेट गई। जो हुआ था अब भी उसे सोच सोचकर आनंदित हो रही थी। मन बुरी तरह से बहक रहा था। शादी से पहले तो मैं स्वतंत्र थी और दोस्तों के साथ खूब मजे करती थी, पर शादी के बाद तो पुराने दोस्त बस एक याद बनकर रह गए थे। इसी उधेड़ बुन में मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे कुछ हलचल सी लगी। नितिन मेरे कमरे में था। अभी शायद वो और पीकर आया था। उसके मुख से शराब का भभका इतनी दूर से भी मेरे नथुनों में घुस गया। बरबसी मुख से निकल पड़ा, नितिन यूं मत कर, मैं तो तेरी भाभी हूं ना। मैंने कहा, देवर जी आप तो बहुत खराब है। मैंने तिरछी नजर का एक भरपूर वार किया। मैं तो नींद के आगोश में जा चुकी थी। मेरे मन में संतुष्टि का आलम था। आत्मविभोर सी मैं गहरी नींद में खो गई। सवेरे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि नितिन बिना कपड़ों के पड़ा है। मैंने भी सोचा कि ऐसे ही पड़े रहो ताकि उसे याद रहे कि उसने अपनी भाभी के साथ क्या किया था। कुछ ही देर में वो भी उठ गया और आश्चर्य से सब कुछ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो जल्दी से उठ गया और अपने आप को ठीक किया। उसने मुझे ध्यान से देखा। मैं धीरे से उठी और मैंने अपना चेहरा छिपा लिया। अब मैं शर्माने का अभिनय करने लगी। ऐसे मत देखो देवर जी, आपने देखो ये क्या कर दिया। नितिन बोला, भाभी आप इतनी सुंदर हैं, ये तो होना ही था। नितिन ने कहा, भाभी पहले गुड मॉर्निंग तो कर लें। मैंने कहा, नितिन चुप हो जा, बढ़ा आया गुड मॉर्निंग करने वाला। अब वो नशे में नहीं था, पूरे होशो हवास में सब कर रहा था। दिन भर नितिन मेरे पीछे चिपका रहा। वो कॉलेज भी नहीं गया। उसके बाद ये हमारा हमेशा के लिए हो गया था। नितिन अब मेरे साथ बैडमिंटन खेलता था। भाभी और देवर अब अच्छे खिलाड़ी बन चुके थे। तो दोस्तों, आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जरूर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा तो पढ़ाई छोड़ दी। मैं जिस उम्र में थी, अगर उस उम्र ध्यान न दिया जाए तो बच्चों को बहकते देर नहीं लगती। वे सही गलत के फर्क को समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने परिवार से थोड़ा अलग हटकर थी। बहुत जिद्दी थी, इसलिए उसके मन में जो आता था वह हर हाल में वही करती थी। मुझे लड़कों की तरह रहना, उन्हीं की तरह दोस्ती करना और बिंदास घूमते हुए मस्ती करना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता था। इसलिए लड़कों की तरह कपड़े तो पहनती ही थी। अपने बाल भी लड़कों की ही तरह कटवा रखे थे। मैं अक्सर गांव के लड़कों के साथ घूमती रहती थी। उम्र के साथ मेरे बदन में ही नहीं, सुंदरता में भी निखार आ गया था। पापा के पास ट्रैक्टर भी था और मोटरसाइकिल भी। मैं दोनों ही चीजें चला लेती थी, इसलिए मेरा जब मन होता मोटरसाइकिल लेकर घूमने निकल जाती। मुझे लड़कों से कोई परहेज नहीं था, इसलिए गांव के लड़के आसपास मंडराते रहते थे। मैं नादान तो थी नहीं कि उन लड़कों की मंशा न समझती, इसलिए अपने बिंदासपन से उन्हें अंगुलियों पर नचाती रहती थी। लेकिन उन लड़कों को इसका फायदा भी मिलता था। वे लड़के मुझसे जो चाहते थे वह उन्हें मिला भी। फिर तो गांव में मुझे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। जब इस सब की जानकारी मेरे पिता को हुई तो उन्होंने मुझ पर बंदिशें लगाईं। लेकिन अब मैं काबू में आने वाली कहाँ थी। कोई ना कोई बहाना बनाकर वह घर से निकल जाती। कोई ऊंच नीच न हो जाए,
इस डर से मेरे पिता मेरे लिए लड़के की तलाश करने लगा। जल्दी ही उनकी यह तलाश खत्म हुई और उन्हें बरेली के परमानंद का बेटा मोहन मिल गया। परमानंद भी किसान थे, उनके पास भी ठीक ठाक खेती थी, जिसकी वजह से उनके यहाँ भी गांव देहात के हिसाब से किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके बाद सारे रस्मों रिवाज पूरे करके मोहन के साथ मुझे शादी के गठबंधन में बांध दिया गया। मैं सुंदर तो थी ही, साथ ही मुझमें सारे गुण विद्यमान थे जो पुरुषों को दीवाना बना देते हैं। यही वजह थी कि मैंने अपनी अदाओं से पहली ही रात में मोहन को अपना दीवाना बना दिया था। मैं पहली ही रात में समझ गई कि पति मेरे मनमाफिक मिला है। मैं जैसा सीधा सादा अंगुलियों पर नाचने वाला पति चाहती थी, मोहन ठीक वैसा ही निकला। 2 से 4 दिनों में ही मोहन मेरे हुस्न में इस कदर खो गया कि हर पल हर जगह उसे मैं ही नजर आने लगी। मेरे पति का मुझे छोड़कर कहीं जाने का मन ही न होता, खेतों पर भी उसका मन न लगता। लेकिन जिम्मेदारी ऐसी चीज है जो पत्नी तो क्या माँ बाप से भी दूर होने को मजबूर कर देती है। यही हाल मोहन का भी हुआ। साल भर बाद वह एक बेटे का बाप बना तो खर्च बढ़ते ही उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मोहन को कमाना धमाना जरूरी था, जिसके लिए वह शहर चला गया। वहां उसे गाड़ियों के लिए पुर्जे बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई और रहने के लिए मकान में किराए पर कमरा ले लिया। कमाई धमाई के लिए मोहन खुद तो शहर चला गया था, लेकिन घर वालों की देखरेख के लिए मुझे गांव में ही माँ बाप के पास छोड़ गया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बिना मेरा मन गांव में कैसे लगेगा। शायद उसे लग रहा था कि जिस तरह वह पत्नी बच्चे और परिवार के लिए त्याग कर रहा है, उसी तरह मैं भी कर लूंगी। लेकिन मुझे तो घोड़े की सवारी करने चस्का पहले से ही लगा हुआ था। ऐसे में मैं बिना पति के कैसे रह सकती थी। दिन तो घर के काम धाम और बच्चे में कट जाता था, लेकिन रातें काटे नहीं कटती थीं। बेचैनी से पूरी रात करवटें बदलती रहती थी। शारीरिक सुख के बिना बुझी बुझी सी रहती थी। मेरी इस बेचैनी और परेशानी को घर का कोई दूसरा सदस्य भले ही नहीं समझ सका, लेकिन पिता तुल्य ससुर परमानंद ने जरूर समझ लिया था। इसकी वजह यह थी कि मेरा ससुर लंगोट का कच्चा था। उसके लिए रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण घोड़ी की सवारी करना था। शायद यही वजह थी कि मुझे उन्होंने देखते ही पसंद कर लिया था। परमानंद मुझ पर शुरू से ही फिदा था, लेकिन बेटे के रहते वह मेरे करीब नहीं जा पा रहा था। मेरे नजदीक जाने के लिए ही उसने बेटे को जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर उसे घर से बाहर भेज दिया था। मोहन के जाने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ी तो मेरे ससुर नजदीक आने की कोशिश करने लगा। वह मुझसे बातें करने के बहाने ढूंढने लगा। मैं जब उनसे बातें करती तो वह अक्सर बातें करते करते अपनी सीमाएं लांघ जाते थे। मैं जब उन्हें कोई सामान पकड़ाती तो सामान पकड़ने के बहाने वह मुझे छूने की कोशिश करते। मुझे ससुर की इन हरकतों को समझते देर नहीं लगी कि वह मुझसे क्या चाहते हैं। मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन जब निगाहें बदलीं और मेरे ससुर बात बात में हंसी मजाक करने लगा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरा ससुर देखने में ही जवान नहीं था, बल्कि शरीर से भी हृष्टपुष्ट था। इसकी वजह यह थी कि वह अपने शरीर और खानपान का विशेष ध्यान रखते थे। बच्चे सयाने हो गए हैं, ये कहकर मेरी सास उर्मिला उन्हें पास नहीं फटकने देती थी, जबकि मेरे ससुर अब भी खुद को जवान समझता था और स्त्री सुख की लालसा रखता था। मेरे ससुर को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि मैं उनकी बेटी की उम्र की तो है ही, उनकी बहू भी हूं। वह वासना में इस कदर अंधा हो गया था कि मर्यादा ही नहीं, रिश्ते नाते भी भूल गया। मैं अब उन्हें सिर्फ एक औरत नजर आ रही थी जो उनकी भूख शांत कर सकती थी। यहां परमानंद ही नहीं, मैं भी अपनी मर्यादा भुला चुकी थी। यही वजह थी कि मैं भी अपने ससुर की किसी अशोभनीय हरकत का विरोध नहीं कर रही थी, जिससे उनकी हिम्मत और हसरतें बढ़ती जा रही थीं। आखिर उन्हें एक दिन तब मौका मिल गया जब पत्नी मायके गई हुई थी। गर्मी के दिन होने की वजह से बाकी बच्चे अंदर सो रहे थे। मैं घर के काम निपटाकर बाहर दालान में आई तो ससुर को बेचैन हालत में करवट बदलते देखा। मुझे लगा ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उनके पास आकर पूछा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ससुर जी ने हसरत भरी निगाहों से मुझे ताकते हुए बोला, तुम इतनी दूर दूर रहोगी तो तबीयत ठीक कैसे रहेगी?
मुझे ससुर की बीमारी का पहले से ही पता था। बीमार तो मैं खुद भी थी, इसीलिए तो मौका देखकर उनके पास आई थी। मैंने चाहत भरी नजरों से ताकते हुए कहा, यह आपका भ्रम है। मैं आपसे दूर कहाँ हूँ बाबूजी, आपके आगे पीछे ही तो घूमती रहती हूँ। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहती। ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो मैं खुद ही उनके ऊपर गिर पड़ी। इस तरह एक बार मर्यादा की दीवार गिरी तो उस पर रोज रोज वासना की इमारत खड़ी होने लगी। मेरा तो मर्यादा से कभी कोई नाता ही नहीं रहा था। उसी में ससुर को भी शामिल कर लिया। ससुर की संगत में आकर शराब भी पीने लगी। अब शराब पीकर ससुर के साथ आनंद उठाने लगी। ये ऐसा रिश्ता है जिसे कितना भी छिपाया जाए छिपता नहीं है। किसी दिन मेरी सास ने मुझे ससुर के साथ रंगरलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन हम दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जब घर का मुखिया ही पतन के रास्ते पर चल रहा हो तो घर के अन्य लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मेरी सास भी जब ससुर बहू के इस मिलन को नहीं रोक पाई तो उसने यह बात अपने बेटे मोहन को बताई। इसलिए वह भागकर गांव आया। बाप से वह कुछ कह नहीं सकता था। उसने मुझको समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। हारकर मोहन ने मुझे अपने साथ ले गया। मोहन का विचार था कि सीमा साथ रहेगी तो ठीक रहेगी, लेकिन जिसकी आदत बिगड़ चुकी हो वह कैसे सुधर सकती है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसे मामलों में सुधरने के बारे में सोचते हैं। मोहन के नौकरी पर जाते ही मैं आजाद हो जाती और कमरे में ताला डालकर घूमने निकल जाती। मैंने वहां भी रंगीन मिजाज लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैं उनके साथ घूमती फिरती, सिनेमा देखती, होटलों और रेस्तराओं में खाना खाती। बदले में वह उन्हें खुश करती और खुद भी खुश रहती। हम जिस मकान में किराए पर रहते थे उसी के बगल वाले कमरे में रामनिवास रहता था। वह जिला बरेली का रहने वाला था तो वह शादीशुदा, लेकिन वहां वह अकेला ही रहता था। वह वहां एक फैक्ट्री में ठेकेदारी करता था। अगल बगल रहने की वजह से मोहन और रामनिवास के बीच परिचय हुआ तो दोनों एक ही जिले के रहने वाले थे, इसीलिए उनमें आपस में खास लगाव हो गया था। जल्दी ही रामनिवास मेरे बारे में सब कुछ जान गया था। मोहन के काम पर जाते ही वह हमारे कमरे पर पहुंच जाता और घंटों बातें करता रहता। मैं पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर थी तो समझ गई कि रामनिवास मेरे कमरे पर क्यों आता है। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि पत्नी से दूर औरत सुख के लिए बेचैन रामनिवास उसी के लिए उसके आगे पीछे घूमता है। रामनिवास मुझसे दोगुनी उम्र का था, लेकिन मुझे इसका कोई मतलब नहीं था। मुझे मतलब था तो सिर्फ देह सुख और पैसों से जो चाहने वाले मुझ पर लुटा रहे थे। इसलिए मैं उनका मुस्कराकर स्वागत करने लगी। फिर तो रामनिवास को मेरे करीब आने में देर नहीं लगी। जल्दी ही दोनों के मन ही नहीं तन भी एक हो गए। लेकिन जितनी जल्दी हम एक हुए उतनी ही जल्दी हमारी पोल भी खुल गई। एक दिन मोहन फैक्ट्री से जल्दी आ गया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया तो मैंने दरवाजा काफी देर बाद खोला। मैं मोहन को देखकर चौंकी। मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे, इसलिए मोहन को लगा कि मैं सो रही थी। मैंने सहमे स्वर में पूछा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? फैक्ट्री का जनरेटर खराब था, इसलिए काम नहीं हुआ, कहकर मोहन कमरे में दाखिल हुआ तो सामने पलंग पर रामनिवास को बैठे देखकर उसे माजरा समझते देर नहीं लगी। मोहन को देखकर वह तेजी बाहर निकल गया। मोहन ने गुस्से से पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा था? पानी पीने आया था, मैंने हकलाते हुए कहा। मोहन ने गुस्से से कहा, कमरा बंद करके पानी पिला रही थी या उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? मैंने कहा, तुम्हें यह कहते शर्म नहीं आती? मोहन ने कहा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो एक के बाद एक गलत हरकतें करती आ रही हो। अपने मर्द के होते हुए पराए मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैंने कहा, तुम में है ही क्या? तुम न तो पत्नी को संतुष्ट कर सकते हो, न ही उसके खर्चे उठा सकते हो। अगर तुमको इस सब से परेशानी हो रही है तो मुझे छोड़ दो। मैंने अपना फैसला सुना दिया। मोहन बोला, तू तो चाहती ही है कि मैं तुझे छोड़ दूं तो तू घूम घूम कर गुलछर्रे उड़ाए। तुझे तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत की फिक्र है। इसलिए सामान बांध लो और अब हम गांव चलते हैं। अगले दिन मोहन ने नौकरी छोड़ दी और हिसाब किताब लेकर गांव आ गया। कुछ दिनों गांव में रहकर मोहन अकेला ही दिल्ली चला गया।
जहां किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करने लगा। उसके जाते ही मैं फिर से आजाद हो गई। अब मैं वही करने लगी जो मेरे मन में आता। रामनिवास से मेरा विशेष लगाव हो गया था, तो मैं उसी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताती थी। जब इस सब की जानकारी मेरे ससुर को हुई तो उसने मुझे रोका। ससुर ने एक दिन मुझे रामनिवास के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो ससुर ने सरेआम रामनिवास की पिटाई कर दी। रामनिवास को यह बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह उस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं था। मुझे भी ससुर की यह हरकत पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे अपनी जागीर समझे और मेरी बेलगाम जिंदगी पर अंकुश लगाए। जब मैंने अपने पति की बात नहीं मानी तो ससुर की बात कैसे मानती। यही वजह थी कि ससुर बार बार मेरे रास्ते में रोड़ा बनने लगा, तो मैंने इस रोड़े को हमेशा के लिए हटाने की तैयारी कर ली। इसके लिए मैंने रामनिवास को भी राजी कर लिया। वह राजी भी हो गया, क्योंकि वह भी उनसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मैंने ससुर को ठिकाने लगाने की जो योजना बनाई थी, उसी के अनुसार ससुर को मोटरसाइकिल से रामनिवास के कमरे पर ले गई। देर रात तक सब बैठकर शराब पीते रहे। हमने ने तो खुद कम पी, जबकि ससुर को जमकर पिलाई। यही नहीं, उसकी शराब में नींद की गोलियां भी मिला दी थीं, जिससे कुछ ही देर में वह बेहोश होकर लुढ़क गया। उसके बाद हमने उसी के अंगोछे से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो रामनिवास ससुर की लाश को बीच में बैठाकर पीछे स्वयं बैठ गया। मैं मोटरसाइकिल लेकर भाखड़ा नदी के किनारे पहुंची, जहां दोनों ने मिलकर लाश को नदी के पानी में फेंक दिया। इसके बाद रामनिवास के कमरे पर कई दिनों तक रुकी रही। कुछ दिन बाद मैं मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल पहुंची तो देवर ने पिता के बारे में पूछा। तब मैंने किसी रिश्तेदारी में जाने की बात कहकर बात खत्म कर दी। कई दिनों तक ससुर घर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। उसके बाद घर वालों ने ससुर की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कहते हैं कि जुर्म कितना भी सोच समझकर किया जाए, लेकिन वह सामने जरूर आता है। वहीं हुआ, पुलिस ने हम दोनों को ढूंढ निकाला और सीजेएम की अदालत में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अब मेरे समझ में आ रहा था कि मैंने अपने जीवन में जो गलत आदत डाली, उन्हीं की वजह से आज जेल जाना पड़ा। जीवन में बच्चों को उतनी ही छूट देनी चाहिए जितनी आवश्यक हो, नहीं तो वह एक दिन उनके लिए गलत हो ही जाती है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।